सब स्पीशीज़ इनका हम देखेंगे कि किस तरह से सब स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे से वेरी करती हैं और सब स्पीशी के टर्म कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। इंसानों की कौन सी सब स्पीशी पहले बताई जा रही होती थी जो अब वैलिड नहीं मानी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे स्टूडेंट आप पॉलीटिपिक स्पीशी कंसेप्ट में पढ़ते आए हैं कि स्पीशी की ऐसी स्पीशीज़ जिनकी दो या दो से ज़्यादा सब स्पीशी हों उनको हम पॉलीटिपिक स्पीशी कह रहे होते हैं। तो ग्रांट नामी साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले सब स्पीशी की एक डेफिनेशन जो की थी वो ये थी कि सब स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस विद सम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी ये ऐसा इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का ग्रुप है जिनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आ रहा होता है। और आप ऑलरेडी कई दफ़ा ये कंसेप्ट को मेरे से इस मामले में समझ चुके हुए हैं कि स्पीशीज़ जो होती हैं, सब स्पीशीज़, ये जियोग्राफिकली एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं। यानी एक ही स्पीशी के मेंबर्स जो होते हैं वो जब जियोग्राफिकल सेपरेशन आ जाती है, लोकल पॉपुलेशन मुख्तलिफ ये खितों की बन जाती हैं, तो अल्टीमेटली वो सब स्पीशी बन जाती हैं। उनमें चेंज आना शुरू हो जाता है ना स्पीशी की स्पीसीएशन के दौरान। फिर वो सेमी स्पीशी बनती हैं, फिर वो एलो स्पीशी बनते हुए कंप्लीट स्पीशी बन जाती हैं। तो सब स्पीशी क्या है, एक इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी आती है, यानी स्पीशी लेवल से ये बिलो कैटेगरी आती है। तो ये इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का ग्रुप है जिनमें मॉर्फोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनमें क्या होता है कि जियोग्राफिकल, इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्पीशी लाइक डिस्टिंक्टनेस जो है वो हासिल कर लेती हैं। अब लीनियस जो था, ये टर्म सब स्पीशी को यूज किया करता था जब भी ये सब ग्रुप्स को इंसानों के क्लासिफाई करता था। तो लीनियस ने चार सब ग्रुप्स इंसानों के बनाए थे। तब सब स्पीशी टर्म तो नहीं थी खैर होती, लेकिन उसने वो चारों जो ग्रुप्स बनाए थे, सब ग्रुप्स, तो उनको साइंटिफिक नेम अगर आप देखें तो उसमें ट्राइनोमियम यूज हुआ हुआ है। और आज के दौर में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये चारों सब ग्रुप वैलिड नहीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन चूंकि इस तरह सिलेबस में ऐसा है तो आपने ये याद भी रखना है। अब कहा जाता है कि इंसान की कोई भी सब स्पीशी नहीं जो रीसेंट एविडेंसेस बताते हैं। तो अमेरिकन रेड इंडियंस जो थे उसको उसने सब स्पीशी को नाम दिया था होमोसेपियन अमेरिकानस का। यूरोपियंस जो थे उनको होमोसेपियन यूरोपियस। ओरिएंटल्स जो थे यानी एशियन जो थे इंसानों के ग्रुप, उनको उसने कहा था होमोसेपियन एशियाटिकस। अफ्रीकस जो थे वो होमोसेपियन एफरंस, उस एफर्स के नाम से उसने उनको नाम दिया था। तो इस तरह से कैरोलस लीनियस ने इनको, इंसानों को, चार सब स्पीशी में डिवाइड किया था। हालांकि तब तो टर्म सब स्पीशी होती ही नहीं थी, लेकिन वो ग्रुपिंग को कह रहा था। यानी कि हमने फिर बाद में जो है वो सब स्पीशी टर्म जो है 19th सेंचुरी में इसको यूज किया इंसानों ने। इससे पहले क्या था, टेक्सोनोमिस्ट जो थे वो वैरायटी के टर्म यूज किया करते थे। यानी जो अर्ली टेक्सोनोमिस्ट थे वो वैरायटी कहा करते थे। जैसे आज के जमाने में भी अगर आप देखें तो जो टेक्सोनोमिस्ट नहीं होते वो यही कह रहे होते हैं ना कि ये पौधे की फलां वैरायटी है जी, ये फलां है, जैसे आम का ये चौंसा है, ये दुशहरी है, ये फलां। तो आपको पता है वो लोकल पॉपुलेशन होती हैं। जैसे आपको पता है कि सिंधड़ी जो है वो सिंध वाले एरिया से आता है। तो इस तरह से जो लोकल पॉपुलेशन किसी भी स्पीशी के आगे आ रही हो उनको हम सब स्पीशी का नाम दे रहे होते हैं, जिनको वैरायटी पहले वक्तों में कहा जाता था। तो अब सब स्पीशी जो है एक डेविएशन है स्पीशी से, क्योंकि आपको पता है स्पीशी में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाई जाती है दो डिफरेंट स्पीशी में। लेकिन जो एक ही स्पीशी की सब स्पीशी होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला क्राइटेरिया जो होता है वो पूरा नहीं होता। क्योंकि अगर आप उनको इकट्ठा एक जगह पे कर देंगे, एक जियोग्राफिकल रीजन में ले आएंगे, तो वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकती हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि अर्ली टेक्सोनोमिस्ट ने टर्म वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई थी ऐसी पॉपुलेशंस के लिए, और 19th सेंचुरी में टर्म सब स्पीशी जो थी इसने वैरायटी को रिप्लेस कर दी। और सब स्पीशी क्या है, इट इज अ कैटेगरी बिलो स्पीशी। यानी ये इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी है जो स्पीशी लेवल से नीचे आ रही होती है। अब कुछ पॉपुलेशंस ऐसी हैं स्पीशी की, आप उनको नेचुरली जो होता है वो स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ बर्ड्स ऐसे हैं या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं ये पहाड़ी बकरा है, ये जो जी यहाँ का जो देसी बकरी है, ये बीतल है, ये फलानी है। तो इस तरह नाम उनके रखे होते हैं। तो वो क्या है कि वो उनके उनके दरमियान रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है, जो कि नेचुरली नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है कि किसी वजह से हो जाती है। जैसे पहाड़ दरमियान में आ गए हैं तो वो पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रही दोनों की, हालांकि वो इंटरब्रीड कर सकती हैं सब स्पीशीज। आइलैंड आ गया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को इस तरह की जिसकी वजह से वो दोनों जो है सब स्पीशी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नजर आ रही होती हैं। तो हर आइसोलेटेड जो ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, एवोल्यूशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की, जिसकी बुनियाद पे क्या होता है कि वो एक सेपरेट जियोग्राफिकल रेस या सब स्पीशी बन जाता है। आपको पता है ना कि किसी भी स्पीशी को हम सेपरेट कर दें, आप स्पीसीएशन भी पढ़ चुके हैं आपने, जो है वो एडेप्टिव रेडिएशन भी पढ़ा है, कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स को अगर आप जियोग्राफिकली सेपरेट कर दें या आप उनके दरमियान कोई बैरियर ले आए, तो उससे क्या होता है कि वो उनके अंदर एक डिस्टिंक्टनेस आती चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो दोनों जो पॉपुलेशन एक ही स्पीशी की है वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक क्या हो जाएंगी, डिफरेंट होती चली जाएंगी, डिस्टिंक्ट होती चली जाएंगी। तो इसी को ही हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का इसमें नाम दे रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लेकिन कब आएगी जाके, वो तब आएगी जब वो मुकम्मल तौर पे एक नई स्पीशी बन गई होंगी। यानी सब स्पीशी से सेमी स्पीशी, फिर सेमी स्पीशी से एलो स्पीशी, एलो स्पीशी से कंप्लीट स्पीशी वो बन जाएंगी।
तो अब साइंटिफिक नेम जब भी आप किसी रेस का यानी सब स्पीशी का रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन लाइन है, तो उसका साइंटिफिक नेम आप रखेंगे, क्योंकि ये एक इंडियन रेस है ना, एक अफ्रीकन लाइन की रेस है, आपको पता है एक इंडियन लाइन की है। तो उसमें आप क्या करेंगे, पैंथरा लियो पर्सिका, अब पर्सी का शो कर रहा है इंडियन लाइन की रेस को, यानी ये सब स्पीशी का नेम है साइंटिफिक नेम के अंदर। यानी ट्राइनोमियम आपने यूज किया, 3 हिस्सों पे साइंटिफिक नेम लिखना है आपने। इसी तरह से अफ्रीकन लाइन है, वो एक रेस है, तो उसमें क्या है, उसका नाम आप लिखेंगे पैंथरा लियो लियो। तो ये लियो शो कर रहा है अगेन कि ये एक अफ्रीकन रेस है, यानी ये एक सब स्पीशी है। तो इस तरह से आप जो होता है मुख्तलिफ सब स्पीशी के करेक्टरिस्टिक्स भी चूंकि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी या वैसे भी, तो इसलिए वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नजर आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट इंडियन लाइन को देखें, तो उसकी जो मेन होती है यानी बैक पे जो उसके हेयर्स आ रहे होते हैं गर्दन वाले एरिया पे या थोड़ा सा पीछे, तो वो क्या होती है कि उसके अंदर हेयर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, स्कैंटियर होते हैं अफ्रीकन रेस की निस्बत। इसी तरह से इंडियन लाइन अगर आप देखें तो उसके टेजल जो है हेयर के टिप के ऊपर जो टेल के आ रहे होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, जबकि अफ्रीकन रेस के इस तरह नहीं होते। इंडियन लाइन को अगर आप देखें तो उसके जो एल्बो जॉइंट्स होते हैं यानी नी जॉइंट्स होते हैं, वहां पे क्या होता है कि उसके अंदर हेयर्स जो होते हैं वो वहां पे टफ्ट ऑफ हेयर्स पाया जाता है, जबकि अफ्रीकन में ऐसे नहीं है। इंडियन रेस जो होती है उसमें क्या होता है कि फ्रिंज ऑफ हेयर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन दूसरी रेस में ऐसे नहीं है। तो इसलिए दोनों सब स्पीशी को अगर आप देखें, एक ही स्पीशी की वो इंटरब्रीड आपस में कर सकती हैं अगर आप वो दोनों आप एक ही जगह पे रख देंगे, यानी दोनों अगर मीट कर जाएं तो। अदरवाइज तो हम इस क्राइटेरिया को देख ही नहीं रहे होते। तो इंटरब्रीडिंग क्राइटेरिया तब होता है कि जब सब स्पीशी आपस में एक ही जगह पे रख दी जाए। तो प्रोफेशनल टेक्सोनोमिस्ट ने क्या किया है कि वो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स को सब स्पीशी के जो होता है वो देखते हैं, उसकी बुनियाद पर उनकी क्लासिफिकेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीटिपिक स्पीशी कंसेप्ट में अगर आप देखें तो आपको पता है ना कि एक ऐसी स्पीशी जिसकी दो या दो से ज्यादा सब स्पीशी हों, और पॉलीटिपिक स्पीशी में आपने देखा हुआ है कि इसके मेंबर्स होते हैं मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में पाए जाते हैं और मुख्तलिफ लोकल पॉपुलेशंस बना रहे होते हैं, एक ही स्पीशी की जो कई यानी कि सब स्पीशी आ रही हों। इसी तरह से आप इसमें ये भी पढ़ चुके हैं कि जीनोटिपिक वेरिएशन जो होती है उसकी वजह से क्या होता है कि एलोपैट्रिक स्पीशीज जो होती हैं वो बन रही होती हैं। यानी एलोपैट्रिक जो स्पीशीज हैं मुख्तलिफ जो ज्योग्राफिकल रीजन में पाई जाती हैं, वो क्यों नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाती हैं सब स्पीशी, क्योंकि उनमें जीनोटिपिक वेरिएशन आती है, उनकी जेनेटिक मेकअप चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसमें आप एडेप्टिव रेडिएशन में जो पढ़ा करते थे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो पॉपुलेशंस होती हैं एक दूसरे से डिफरेंट होती चली जाती हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी, बायोकेमिकली भी, जीनोटिपिकल वेरिएशन भी उनके अंदर आ रही होती हैं, और ये वेरिएशन जो होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है फिर कि इनको ये सब स्पीशी का स्टेटस दे देती हैं। यानी एक ही स्पीशी के मेंबर्स जब मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल रीजन्स में फैलते हैं, तो वहाँ की इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक या वहाँ की जो फीडिंग हैबिट्स होती हैं, मतलब उनका जो निश होता है उसके मुताबिक वो क्या होते हैं, चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है सब स्पीशी बन जाते हैं, और इवन के नई स्पीशी भी बन सकते हैं। जैसे आप एडेप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस को देख चुके हुए हैं कि वो एक नई स्पीशी बन जाती हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक जो है हमारा आज का, वो है स्टूडेंट्स रोल ऑफ आइसोलेशन इन यानी कि जो है वो स्पीसिएशन, या रोल ऑफ आइसोलेशन इन एवोल्यूशन। तो उसमें हम आइसोलेशन का रोल देखेंगे कि एवोल्यूशन में आइसोलेशन कैसे रोल जो होता है वो प्ले कर रही होती है, और एवोल्यूशन की जो होता है इसमें ना हम स्पीसिएशन की चारों टाइप्स को देखेंगे कि स्पीसिएशन किस तरह से एनिमल किंगडम के अंदर होती है, और आइसोलेशन जो होती है वो किस तरह से उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती है। ये क्या, ये ओपन ही नहीं हो रहा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये देखें रोल ऑफ आइसोलेशन इन एवोल्यूशन, आपको स्क्रीन सबको शेयर हो रही है ना ये वाली। तो इसमें हम स्पीसिएशन की जो है वो टाइप्स को देखेंगे कि किस तरह से होती हैं, और आइसोलेशन कैसे नई स्पीशीज के बनने में हेल्प आउट कर रही होती है, यानी किस तरह से ये एक नई स्पीशी बनवाने में हेल्प करती है। तो आइसोलेशन मीन्स, ये उसकी डेफिनेशन पहले की गई है कि सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इनटू स्मॉलर यूनिट्स,
कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स अगर वो छोटे छोटे यूनिट्स में सेपरेट हो जाएं और वो आपस में इंटरब्रीडिंग ना कर पाएं, चाहे वो जियोग्राफिकल सेपरेशन हो या किसी भी तरह की हो। इसमें हम तीन तरह की, चार तरह की सेपरेशन देख चुके हुए हैं कि जिसमें आप स्पीसीएशन पढ़ते हैं। तो वो आपस में फिर क्या होता है कि इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते। तो एक ही स्पीशी के मेंबर्स अगर वो सेपरेट हो जाएं और आपस में इंटरब्रीडिंग ना कर पाए, उनमें कोई बैरियर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन का नाम देते हैं। अब आइसोलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता है कि इसकी वजह से क्या होता है, नई स्पीशीज वजूद में आती है। तो पहले पॉइंट में आप देखें कि एक ही स्पीशी को आप सेपरेट जब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को डिवेलप कर लेते हैं मुख्तलिफ जोग्राफिकल रीजन में रहने की वजह से, और वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब भी एक नई स्पीशी बन रही होती है, उसको हम स्पीशिएशन का नाम दे रहे होते हैं, यानी नई स्पीशी के बनने का अमल। तो इसी तरह से जैसे वेरिएशन या हेरिडिटरी होती है, विरासत होती है, उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी आप ऑर्गेनिजम्स को एक ही स्पीशी के सेपरेट कर देंगे, तो उनके अंदर एवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो आइसोलेशन जो हो सकती है फिजिकल भी हो सकती है, बायोटिक बैरियर भी हो सकता है। मतलब आपको पता है कि दो एनिमल्स जो होते हैं एक ही स्पीशी के, दो मेंबर्स, या तो वो फिजिकली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे जियोग्राफिकल रीजन्स की वजह से, या फिर उनके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाएगी, एक लैंड पे रहते हुए भी उनके अंदर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगी और वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब इसमें यही आपको बताया जा रहा है जी कि जब स्पीसिएशन का अमल होता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ फॉर्म्स होती हैं वो सिमिलर वेरिएशन को रखती हैं, जबकि कुछ क्या होती हैं, कभी इंटरब्रीडिंग कर रही होती हैं ड्यूरिंग आइसोलेशन। तो इसमें फिर क्या होता है कि सिमिलर वेरिएशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आगे अपनी नई जनरेशन में जो होता है वेरिएशंस ऐसी ट्रांसफर करते चले जाते हैं, जो सिमिलर फॉर्म्स होती हैं वो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाती ऐसी वेरिएशंस को। तो अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स पे कि नई वेरिएशन जो आती हैं वो क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है अचानक से। और इसमें क्या होता है कि आइसोलेशन जो होता है वो जीन फ्लो को सप्रेस कर देती है दो पॉपुलेशन के दरमियान। आपको पता है ना, जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मुकम्मल आ जाएगी, तो उसी एक पॉपुलेशन के मेंबर्स जो मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल रीजन में फैले हुए थे, वो अब आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें स्पीसिएशन का अमल जो है वो आपको पता है कि तीन तरह का यहाँ पे सिलेबस में बताया गया, वैसे चार तरह की आपने देखी थी स्पीसिएशन की टाइप्स। तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि किस तरह से वो वेरी करती हैं टाइप्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देखें कि जब भी कोई नई स्पीशी बनती है उसको स्पीसिएशन कहते हैं। तो स्पीसिएशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि सब पॉपुलेशन जो होता है वो आपस में इंटरब्रीडिंग ना कर पाए, तो इसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम कह रहे होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट आप पढ़ चुके हुए हैं कि जब पॉपुलेशन साइज स्मॉल होता है तो होमोजेनिटी आती है, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा हो जाता है, यानी कि उनके अंदर जो वेरिएशंस होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम कर देती है, और एवोल्यूशन फिर उसकी वजह से हो सकती है कि सब पॉपुलेशन जो होती है सेपरेट हो जाती है। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को अगर आप देखें तो ये दो तरह की हो सकती है, ज्यादा मेजरली अगर हम इसे देखें, एक प्री मेटिंग आइसोलेशन, एक पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। प्री मेटिंग आइसोलेशन में क्या होता है कि मेटिंग होती ही नहीं है, यानी दो मुख्तलिफ स्पीशी के दरमियान मेटिंग नहीं हो सकती। उसकी बेशुमार रीजन हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक ही पॉपुलेशन के दो तरफ वो डिवीजन हो गई कि उनके दरमियान में बैरियर आ गया, जैसे रिवर है या पहाड़ों की रेंजेस आ गई हैं, तो वो सब पॉपुलेशन जो होंगी एक ही पॉपुलेशन की आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके में आहिस्ता आहिस्ता रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाएगी। दूसरा क्या है कि अक्सर स्पीशी के कोर्टशिप बिहेवियर पैटर्न्स ही चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर दो एनिमल्स हैं, उनका कोर्टशिप बिहेवियर पैटर्न सेम नहीं, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले जब वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्ले करके दिखा रहे होते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरीका कार यूज करते हैं, तो वो कोर्टशिप डिस्प्ले होता है। तो अब कोर्टशिप अगर उनका मैच नहीं कर रहा तो उनमें मेटिंग नहीं होगी। तीसरा क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स क्या होता है, उनका ब्रीडिंग पीरियड ही फिर क्या हो जाता है, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि उनके अंदर ब्रीडिंग नहीं हो पाती। ठीक है ना। तो ये कई तरह के तरीकाकार हैं इनके अंदर के, ब्रीडिंग पीरियड अगर सेम नहीं रहा, या हैबिटेट मुख्तलिफ आ गए हैं, या पहाड़ आ गए हैं, या कोर्टशिप बिहेवियर बदल गया, तो उससे क्या होगा कि एनिमल्स रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्री मेटिंग आइसोलेशन यानी मेटिंग से पहले की। अब दूसरा जो इसमें है वो है पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। इसमें क्या होता है कि मेटिंग तो हो जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, डेवलपमेंट लेकिन जो होती है वो अक्सर क्या होता है प्रिवेंट हो जाती है, यानी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर हो भी जाए तो वो म्यूल जैसे बनता है, आपने देखा है कि वो एक प्रॉपर जो होता है वो स्पीशी के दर्जे में नहीं आता, वो दोनों का एक क्या होता है इंटरमिक्सचर सा एक बना होता है दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। तो इस तरह से उस केस में हो रहा होता है। तो जैसे अब यहाँ पे अब अगर पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में देखें तो इसमें क्या होता है कि मेटिंग जो होती है वो सक्सेसफुल जो होता है फर्टिलाइजेशन इसमें अक्सर होगी या नहीं भी होगी और प्रिवेंट हो जाएगी वो,
तो इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस आ जाती हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो फीमेल का होता है वो अक्सर स्पर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जाइगोट नहीं बनता। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो आपको पता है कि उससे फिर जाइगोट नहीं बनेगा, तो आगे बच्चा भी नहीं बन पाएगा। तो ये पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन है अक्सर। लेकिन अगर बच्चा बन भी जाए तो वो हाइब्रिड होता है, स्टीराइल होता है। जैसे आपको पता है ना कि पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में आप म्यूल की एग्जांपल पढ़ते आए हैं कि हॉर्स और डोंकी में 62 और 64 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन जो म्यूल होता है उसमें 63 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये मेल डोंकी और मेयर के क्रॉस से बनता है, यानी मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है तो उनके क्रॉस से ये बनता है। और म्यूल जो होता है स्टीराइल हाइब्रिड होता है, ये आगे अपनी नस्ल नहीं पैदा कर सकता। उसकी रीजन क्या है, ये पॉइंट नंबर सी में आप देख रहे हैं, जो आपको पहले भी एक्सप्लेन करता आया हूँ कि मिसमैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। कि जब क्रोमोसोम्स ही दो मुख्तलिफ स्पीशी के बराबर नहीं होंगे, प्रॉपर मैच नहीं करेंगे, साइनेप्सिस इनके नहीं हो पाएंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि उसके नतीजे में जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो स्टीराइल होंगे और गैमेट्स जो होंगे वो उनके वाइबल नहीं होंगे, यानी वो बच्चे पैदा नहीं आगे कर सकते। इसीलिए फिर आगे जो होता है, अगर आप देखें तो फर्टिलाइज एग की अक्सर क्या होता है, डेवलपमेंट भी हो जाती है, एम्ब्रियो भी बन जाता है, वो फिर भी फेल हो जाता है। अगर एग की डेवलपमेंट भी हो जाए लेकिन एम्ब्रियो उनका बनेगा तो वहां पे जाके वो फेल हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन के, जिनमें मेटिंग होने के बाद भी इवन क्या है कि ऑर्गेनिज्म या तो बना ही नहीं है या बना है तो वो प्रॉपर नहीं पूरा बना सही तरह से। अब स्पीसीएशन की टाइप्स जो है स्टूडेंट्स, वो आप को जब प्रीवियस लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपको ये चार तरह की मैंने टाइप्स यहाँ से दिखाई थी और हमने इनको जो है वो डिस्कस भी किया था। आपको अगर याद हो तो उसमें एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक और सिम्पैट्रिक हमने देखी थी। तो अब इनमें बेसिक डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एलोपैट्रिक अगर स्पीसीएशन में आप देखें तो इसमें एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उसके अंदर क्या हुआ है कि इनिशियल स्टेप के अंदर स्पीसीएशन का अमल शुरू हो गया, मतलब उसमें जोग्राफिकल बैरियर एक दरमियान में आ गया पॉपुलेशन का, ठीक है। अब वो आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में आ जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों देखिए डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस बन गई हैं और दोनों सेपरेट स्पीशी बन जाएंगे ऐसा ऐसा, यानी या तो सब स्पीशी बन जाएंगे या फिर कंप्लीट सेपरेट स्पीशी बन जाएंगे। और पेरीपैट्रिक में क्या होता है, क्या आपको पता है कि जो बिल्कुल बाउंड्री होती है एक मेन लैंड की जहाँ पे स्पीशीज रह रही थी, उसके बिल्कुल पास क्या होगा कि कोई नई निश एंटर हो जाएगी, मतलब एक नए तरह की जो है वो ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो जाएंगे। उनका जो फीडिंग हैबिट है, निश आप पढ़ चुके हुए, हैबिटेट और निश का डिफरेंस कई दफा आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में। जो तो लेक्चर अटेंड करते हैं उनको पता होगा कि निश क्या है और हैबिटेट क्या है। तो निश में वो एक नई में एंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके दरमियान जो है वो एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाएगी, उनका फीडिंग हैबिट भी चेंज हो जाएगा और वो आइसोलेटेड निश में रहने की वजह से क्या होगा, एक नई स्पीशी बन जाएंगे। इसी तरह पैरापैट्रिक में क्या होता है कि वो एक नए जो होता है वो लैंड के ऊपर जो है एनिमल्स नहीं मूव किए, बल्कि वो बिल्कुल उसके पास ही जो उनकी लैंड थी उसके पास एक नई निश जो है वो बन गई है, मतलब उनमें सेपरेशन कोई नहीं। जब यहाँ पे तो आप सेपरेटेड देख रहे थे ना पेरीपैट्रिक में, जबकि यहाँ पे आप देखें तो वो नई निश जो एंटर हुई है वो बिल्कुल उसके साथ, यानी ओवरलैपिंग जोन यहाँ पे जरूर मौजूद रहता है। और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो एक एलोपैट्रिक जो है वो एजेसेंट निश बना लेते हैं और ये जोन ऑफ ओवरलैप इसमें रहता है। सिंपैट्रिक में अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि सेम लैंड पे रहते हुए उनमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, मतलब क्रोमोसोमल सेट जो होते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, वो कम ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर कि वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, वो एक नई स्पीशी बन जाते हैं और उनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उन डिफरेंसेस की बुनियाद पे क्या होता है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। तो अब सबसे पहली जो इसमें टाइप है वो है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसी स्पीसिएशन की टाइप है जिसमें सब पॉपुलेशन जो होती है वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एक दूसरे से हो जाती हैं, तो इसको एलोपैट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन है स्टूडेंट, यानी सबसे ज़्यादा जो स्पीसिएशन का अमल होता है वो एलोपैट्रिक होता है। इसमें कोई भी पहाड़, कोई भी दरिया या कोई भी चीज़ ऐसी जो पॉपुलेशन को सेपरेट कर देती है, उसकी वजह से क्या होता है कि उनको डिफरेंट एनवायरमेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डिफरेंट हैबिटेट मिलता है और वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं जो मेंबर्स एक ही पॉपुलेशन के होते हैं, मुख्तलिफ हैबिटेट्स मिलने की वजह से। यानी इसमें आप एडेप्टिव रेडिएशन को पढ़ सकते हैं, जैसे आप डार्विन फिंचीज में पढ़ चुके हुए हैं। तो उनमें यही मैकेनिज्म हुआ था एलोपैट्रिक स्पीसिएशन वाला, कि वो 14 तरह की डार्विन फिंचीज, जिसमें हमने खोखोज आइलैंड की भी एक देखी थी कि वो बाद में डिस्कवर की गई। तो ये सारी जो डार्विन फिंचीज हैं वो इसी एलोपैट्रिक स्पीसिएशन के नतीजे में बताया जाता है कि बनी है, कि वो मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर चले गई थी। जो वहाँ पे गैलापेगोस आइलैंड थे, 13 तरह के थे, वो 13 जजीरों पे 13 तरह की फिंचीज थे, जो 13 बड़े जजीरे थे। और 14वीं तो बाद में देखी गई है ना। तो इस तरह से फिर वो जो स्पीशीज होती हैं वो डिस्टिंक्ट होना शुरू हो जाती हैं। डार्विन फिंचीज जो है वो आपको पता है मेनलैंड में अमेरिका में एक जगह पे थी, उनके एंसेस्टर्स एक जैसे कॉमन थे, लेकिन वो फिर मूव करके मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर डाइवर्ज करके वो एंसेस्ट्रल फॉर्म से, तो उनमें अडेप्टिव रेडिएशन का अमल हुआ। और अडेप्टिव रेडिएशन आप पढ़ चुके हैं, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इन रिस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ अ न्यू हैबिटेट। इसी तरह से आप पढ़ चुके हुए हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन भी, कि द फॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजिकली डाइवर्स स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक।
तो एक ही तरह के एंसेस्टर से मुख्तलिफ तरह की इकोलॉजिकली डाइवर्स स्पीशी का बन जाना एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। तो इस तरह से अब नए हैबिटेट के ओपन हो जाने की वजह से इनको नई इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ऑर्गेनिजम्स को, और वो नई तरह की स्पीशीज में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अब अगर आप इसमें देखें स्टूडेंट, ये वाली एक स्लाइड जो भी मैं आपको दिखा रहा था, तो अब ये डार्विन फिंचीज आपने उसमें भी देखा था अडैप्टिव रेडिएशन वाले टॉपिक में, तो देखें सब के इनके एंसेस्टर जो थे वो क्या थे कि वो सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचीज हुआ करती थी, लेकिन वो मुख्तलिफ उनको जो है वो आइलैंड्स मिले, वहाँ पे गैलापागोस आइलैंड पे मुख्तलिफ इकोलॉजिकल कंडीशंस, तो मुख्तलिफ तरह की फिंचीज बन गई, कुछ सीड ईटर्स थी, कुछ आपने देखा था इंसेक्ट ईटर्स एंड सो ऑन। तो 14 स्पीशीज जो फिंचीज की थी उनकी एवोल्यूशन एक ओरिजिनल फिंच से हुई थी गैलापागोस आइलैंड पे, और एंसेस्ट्रल फिंचीज जो थी वो मेन लैंड से माइग्रेट करके आई हुई थी, और सारी की सारी जो थी वो मुख्तलिफ आइलैंड्स पे गैलापागोस आइलैंड के फैल गई, और वहाँ पे उनको नई इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज मिली कि उसके मुताबिक उनके अंदर एवोल्यूशन होती चली गई और एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से डिफरेंट होती चली गई। तो ओरिजिनल फिंचीज जो थी वो सीड ईटर्स थी, जबकि जब ये अगर आप देखें तो ये आइलैंड्स के ऊपर गैलापागोस के जब आई तो इन्होंने उस हैबिटेट्स को, इनको नई इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज मिली हुई थी, इन्होंने फटाफट वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लिया और वेरिएशन इनके अंदर आ गई मेन पॉपुलेशन से, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से डिफरेंट होती चली गई। नेचुरल सिलेक्शन ने इनको फेवर किया इनके ट्रेड्स को, इन वेरिएशंस को, तो इसलिए फिर रिप्रोडक्शन के साथ साथ वो वेरिएशन भी आगे नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती चली गई। तो अब इसमें कंबाइंड फोर्सेस आइसोलेशन की, म्यूटेशन की, नेचुरल सिलेक्शन की उन्होंने अमल किया, और ये फिंचेस जो थी वो 13 तरह की फिंचेस बन गई, और 14वीं फिंच जो है आपको पता फिर वो आगे बाद में देखी गई थी। तो 6 ऑफ द 14 स्पीशीज ऑफ, तो उसमें से बस आपको पता 6 फिंचीज ऐसी थी जिनकी बीक जो थी वो स्पेशलाइज थी, जो सीड्स को क्रश कर सकती थी मुख्तलिफ साइजेस के। इसी तरह बाकी फिंचीज जो थी वो फ्लावर्स के ऊपर फीड करती थी या प्रिकली कैक्टस के ऊपर, और कुछ जो थी वो फ्रेश के अंदर जो इंसेक्ट्स थे या फ्रूट्स थे उनके ऊपर फीड कर रही होती थी। तो दूसरी जो स्पीसीएशन की टाइप है वो पैरापैट्रिक है। आपने अभी सबसे पहले एलोपैट्रिक पढ़ा, ठीक है, एलोपैट्रिक में आपने देखा कि ये वाली जो है वो इस तरह से जो है वो उसमें बैरियर आ जाता है कि पॉपुलेशन के दरमियान सब पॉपुलेशंस बन जाती हैं। दूसरी में आप अगर देखें तो इसमें क्या होता है पैरापैट्रिक में कि स्पीशीज जो होती हैं वो स्मॉल लोकल पॉपुलेशंस बना लेती हैं अपनी, जिनको डीम्स कहा जाता है। तो डीम क्या है कि तो ये स्मॉल किसी भी खिते की या किसी भी जगह की पॉपुलेशन होती है, लोकल पॉपुलेशन। तो इसमें स्मॉल लोकल पॉपुलेशन के अंदर पैरापैट्रिक स्पीसीएशन का अमल होता है, और ये बहुत रेयर मानी जाती है, इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है स्पीसी नई स्पीशी बनने के अमल में। ये वाली जो है बहुत कम टाइप जो होती है वो ऑब्जर्व की गई है। तो इसमें अब वो एग्जांपल दे रहा है कि बहुत सारे फ्रॉग्स अगर आप एक खास पॉन्ड के अंदर देखते हैं, या सी अर्चिन्स को आप एक खास टाइड पोल के अंदर देखते हैं कि पूल बना हुआ है, वहाँ पे लहरें हैं, उसके अंदर सी अर्चिन्स पड़ी हुई हैं, तो वो एक डीम बना रही होंगी। तो एक ही टीम के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो आपस में ज्यादा इंटरब्रीड करते हैं बनिस्बत दूसरी टीम्स के, यानी वो लार्जर पॉपुलेशन से ब्रीड नहीं करते, वो अपनी ही टीम के अंदर इंटरब्रीड कर रहे होते हैं, उनको सेम एनवायरनमेंट मिलता है, तो इसलिए उनके ऊपर सेम सिलेक्टिव प्रेशर अमल करेगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे कि वो जो होगी टीम्स की वाली जो पॉपुलेशन होगी वो एक आइसोलेटेड हो जाएगी मेन पॉपुलेशन से, जो उनकी मेन पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो इस तरह से जो डीम्स होती हैं वो रिलेटिव आइसोलेशन को फेस करती हैं, वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर उसको फील करती हैं, डिफरेंट टीम्स जो होती हैं, और उनके अंदर स्पीसीएशन का अमल होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे एवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं वो ये एग्री करते हैं कि जो पैरापैट्रिक स्पीसीएशन है ये पॉसिबल है, लेकिन इसके केसेस इतने ज़्यादा साइंटिस्ट को नहीं पता है, और पैरापैट्रिक स्पीसीएशन जो होती है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है कि अगर हम देखें कि एनिमल्स की जो एवोल्यूशन हुई है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, तो उसमें पैरापैट्रिक स्पीसीएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दैन दैट ऑफ एलोपैट्रिक स्पीसीएशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है या कॉमन जो है वो एलोपैट्रिक स्पीसीएशन है, जो भी आप पढ़ चुके हैं। अब लास्ट वन जो है स्टूडेंट वो है सिंपैट्रिक स्पीसीएशन। तो एक लैंड पे रहते हुए, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, तो अगर मेंबर्स के अंदर क्या हो कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आ जाए, यानी उनका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाए, वेरी कर जाए, तो उससे क्या होता है कि एक नई स्पीशी जो होता है वो वजूद में आती है, तो उसको हम सिंपैट्रिक स्पीसीएशन कहते हैं। यानी इसमें जियोग्राफिकल बैरियर का आना जरूरी नहीं है, बल्कि क्रोमोसोमल सेट की मिसमैचमेंट हो जाती है, यानी किसी के अंदर अगर 4 सेट हैं, किसी के अंदर 8, और ये प्लांट्स के अंदर देखा जा सकता है, पौधों के अंदर ये मैकेनिज्म बड़ा कॉमन है, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में आप देखेंगे ना तो आपको ट्राईप्लाइड, टेट्राप्लाइड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टाप्लाइड वगैरह प्लांट नजर आएंगे, जिनमें क्रोमोसोमल सेट 2n नहीं होता बल्कि 2n से ज्यादा होता है। एनिमल्स में तो आपको पता है ना, अगर इंसानों का सेट कभी आपने देखा कि 8 गुना हो,
1n हो या 8n हो, कभी देखा आपने? कभी भी नहीं। बल्कि क्रोमोसोम्स अगर एक दो भी कम ज्यादा हो तो आपको पता है नॉर्मेलिटीज आती हैं, उससे सिंड्रोम्स बन जाती हैं, सिंड्रोम पैदा हो जाती हैं। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे नहीं होता। प्लांट्स बल्कि क्या होते हैं कि जिनमें ज्यादा क्रोमोसोमल सेट होते हैं उसको हम अच्छी वैरायटी मान रहे होते हैं। जैसे वीट की जो वैरायटीज हैं, गंदम की, तो उसमें क्रोमोसोमल सेट जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा अच्छी मानी जा रही होती है, वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रही होती है, और पौधे भी ऐसे जिंदा रहते हैं और अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं आगे। मजे की बात यह है कि पौधों के अंदर सेट जो होता है क्रोमोसोमल सेट ज्यादा भी हो सकते हैं और वो फिर भी ठीक रहते हैं, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो वाइबल होते हैं। तो अब स्पीसीएशन की ऐसी टाइप जो कि ओवरलैपिंग रेंजेस में हो रही होती है, पॉपुलेशन की ओवरलैपिंग रेंजेस बन जाती है। मतलब देखें ना यहाँ पे ओवरलैपिंग रेंज आपको नजर आ रही थी इस केस के अंदर। यहाँ पे ये देखें एक ओवरलैपिंग रेंज, दोनों की एक ही रेंज है जिसमें वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो इस तरह की स्पीसीएशन को हम क्या कह देते हैं? सिंपैट्रिक स्पीसीएशन कह देते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स बन जाते हैं एक दूसरे से। तो प्लांट्स के अंदर जो होता है मल्टीपल सेट्स क्रोमोसोम्स के आपको बता पाए जाते हैं। तो ये प्लांट्स होते हैं वो वाइबल फॉर्म्स, यानी आगे भी बच्चे फर्दर पैदा कर सकते हैं, और ये सिंपैट्रिक स्पीसीएशन को शो करते हैं। और सिंपैट्रिक स्पीसीएशन एनिमल्स के अंदर इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये सिर्फ दो स्पीशीज में बैट्स की देखी गई हैं, या कुछ स्पीशीज में इंसेक्ट्स या फिशेज के अंदर सिर्फ इस प्रोसेस को देखा गया। अदरवाइज ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर ये वाला प्रोसेस नहीं होता।